हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, थर्ड ग्रेड के लिए हमने साइंस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, कार्बन तथा उसके यौगिक। दूसरी यूनिट में हमने अम्ल, क्षार तथा लवण कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टॉपिक उसमें बच रहा था पीएच स्केल, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने थर्ड ग्रेड के लिए आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करा दिया है तथा ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, पीएच स्केल। दोस्तों, पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल होता है जो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। किसको मापता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। यहाँ पर जो पी होता है वो जर्मन शब्द पुषांश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और H जो होता है पीएच के ऊपर, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। जो पीएच का निर्माण है वो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। कब? 1909 में। तो पूछा जा सकता है पीएच का निर्माण किसने किया? सोरेनसन ने। पीएच में H किसको दर्शाता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम यानी लघुगणक ही क्या कहलाता है? आपका पीएच कहलाता है, जिसे सूत्र के रूप में आप इस प्रकार व्यक्त कर सकते हो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ध्यान रखना, बेस इसमें क्या रहेगा? आपका लॉग का 10 रहेगा। क्या रहेगा? 10। तो पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लोगरिथम। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस ऑफ 10 एच प्लस। तो हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक सांद्रता को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। विलयन में H प्लस आयन नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जलयोजित होकर H3O प्लस बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। ये कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये H प्लस है, ये सिंगल नहीं रह पाता, क्योंकि ये H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है दोस्तों? H3O प्लस बना लेता है। क्या बना लेता है? H3O प्लस। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं? पीएच को पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। ये भी किसको दर्शाएगा? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, क्योंकि जल तो उदासीन है। सही है ना? H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा, और पीएच का मान जितना कम होगा, विलयन उतना ही ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, पीएच का मान वैसे वैसे कम होता जाता है, तथा अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ता जाता है। जो आपका उदासीन विलयन है उसकी पीएच कितनी होती है? 7। दोस्तों, आपका जो पीएच स्केल है उसके अंदर 1 से लेके 14 तक गिनती लिखी हुई होती है। 1 से लेके 14 तक, जिसमें बीच में क्या आ गया? 7। तो उदासीन के लिए कितना हो गया? 7। अगर कोई 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय। और पीएच का मान यदि 7 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो उदासीन विलयन की पीएच कितनी हो गई आपकी? 7। नोट है एक, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्रबल अम्लों तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता प्रबल क्षारों को दर्शाती है। भाई, पीएच है, उसमें हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता ज़्यादा है, तो वो किसको दर्शाएगी? भाई, प्रबल अम्ल को। और OH की ज़्यादा है तो वो किसको दर्शाएगी? क्षारों को। इससे रिलेटिव एक एग्जाम्पल मैंने लिया है न्यूमेरिकल का, कि पीएच से रिलेटिव एग्जाम्पल भी आ सकता है, क्योंकि स्पेशल पीएच आपके दिया हुआ है। यदि जल की H प्लस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर है, तो उसके पीएच का मान क्या होगा? तो दोस्तों, पीएच का आप सूत्र जानते हो, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 H प्लस। H प्लस की वैल्यू आपने रखी 1 × 10⁻⁷। आप जानते हो कि जो ये ऊपर वाली घात है ये कहाँ आ जाएगी? लॉग के आगे। तो -7 और माइनस से गुणा होकर कितना हो जाएगा? ये प्लस का 7। लॉग ऑफ 10 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो पीएच का मान कितना आ गया? 7। और ये क्या हो जाएगा? आपका उदासीन जल। कैसा जल हो जाएगा? उदासीन जल। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की है बताने की। आगे है हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता
जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब पीएच का मान किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? पीएच स्केल यानी अंतर्भारित पेपर के द्वारा। ये आपके एक डायग्राम दे रखा था, मैं सोचा इसको समझा दूं। इसमें दोस्तों ये इस तरह से बढ़ती हुई सांद्रता बता रहे हैं, किससे? कि H+ की सांद्रता और OH- की सांद्रता। दोस्तों जब आप 7 के लेफ्ट हैंड साइड में आते हो तो ये अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, लेकिन पीएच के मान में क्या हो जाएगी? कमी, यानी 7 से क्या हो जाएगा? कम। लेकिन जैसे ही आप इसके दाईं ओर जाते हो तो बढ़ती हुई क्षारक की प्रकृति होती है जो H+ आयन की कमी दर्शाती है और पीएच के मान में वृद्धि होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका H+ आयन की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर OH- आयन की वृद्धि हो रही है, ठीक है। देखो है यहाँ पर जो है H आयन की सांद्रता सर्वाधिक हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी? न्यूनतम, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पर पीएच का मान अधिक तो क्षारीय प्रकृति भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। कुछ आपके पीएच के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे जठर रस का पीएच है 1.2, कितना होता है? 1.2। नींबू के रस का पीएच होता है 2.2। शुद्ध जल का पीएच उदासीन होता है, कितनी होती है? 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की पीएच होती है 14, यानी प्रबल क्षारीय होता है ये। और रक्त की पीएच होती है आपकी 7.4। शक्ति पीएच कितनी होती है दोस्तों? 7.4। ये पीएच के कुछ फैक्ट मान दे रखे हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। आगे है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो दोस्तों हमारे शरीर जो है वो 7 से लेके 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो उस दिन होने वाली वर्षा को हम क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे हम? अम्लीय वर्षा। मतलब 5.5 या 5.6 से कम पीएच वाली वर्षा क्या कहलाएगी? आपकी अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा से जीवधारियों की उत्तरजीविता घट जाती है। क्या घट जाती है? उत्तरजीविता। आगे आपके एक नोट दे रखा था आरबीएससी की बुक में, उससे मैंने ऐड किया है। जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल में आपके H2SO4 पाया जाता है। मतलब H2SO4 के श्वेत व पीले बादल दिखाई देते हैं। किसके? H2SO4 के। कहाँ पे? शुक्र ग्रह पर। तो पूछा जा सकता है शुक्र ग्रह पर श्वेत व पीले बादल किसके बने हुए होते हैं दोस्तों? तो H2SO4 के बने हुए होते हैं। किसके? H2SO4 के। आगे है आपके उदर में अम्लता यानी पेट में अम्लता। जठर रस से HCl की अधिक जलन व दर्द अनुभव होता है। इससे राहत पाने के लिए एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके रीट 2017 में आया हुआ है कि पेट की अम्लता को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे है दंतशय। यदि पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो इनेमल का क्षय होने लग जाता है। नॉर्मल देखें तो अपने जो पीएच है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। मुख की जो पीएच होती है वो अम्लीय होती है 6.5 के समथिंग, लेकिन ये दुर्बल अम्लीय होती है। यदि पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो इनेमल का क्या होने लग जाता है? क्षय। आगे है कीटों का डंक। जैसे मधुमक्खी, चींटी तथा मकोड़े के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। और इसमें जो एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है आपके खाने का सोडा लिया जाता है, क्योंकि ये क्या हो सकता है? क्षारीय है। खाने के सोडा यानी NaHCO3। आगे है आपके अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा वही कहलाएगी जिसमें 5.5 या 5.6 से कम पीएच हो। इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन्हें आप जरूर याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NO2 और SO2 अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक है। मतलब नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के प्रमुख
कारण है। आगे है मृदा का पीएच। दोस्तों मृदा का अत्यधिक अम्लीय तथा क्षारीय होना भूमि की उर्वरता को कम कर देता है। क्या कर देता है? उपजाऊपन कम कर देता है। यदि आपकी मृदा अम्लीय है तो उसमें बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है, जिससे वो उदासीन हो जाती है। लेकिन यदि आपकी मिट्टी कैसी है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय। तो उसमें खाद मिला देते हैं जो इसकी क्षारकता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। दोस्तों पाचन तंत्र में पीएच, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा था, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया। उदर में आमाशय में HCl अम्ल उत्पन्न होता है। अपच होने पर HCl अधिक उत्पन्न होता है, जिससे दर्द व जलन उत्पन्न होती है। और इसके एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, जो क्या होता है? आपका दुर्बल क्षार होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पड़ेगा आपके कि नेटल के डंक वाले बाल में कौन सा एसिड होता है? तो नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। फिर है इसका उपचार। तो इसके उपचार के लिए डाक नामक जो पौधा है उसकी पत्ती को प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि डाक नामक जो पौधा है उसकी पत्ती कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो अभी की अभी इसे याद कर लो कि नेटल के डंक वाले बाल में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। और इसका उपचार किससे किया जाता है? तो डाक पौधे की पत्ती से। किससे? डाक पौधे की पत्ती से। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पीएच वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे है हमारा महत्वपूर्ण कुछ यौगिक है जो क्लास 10th की बुक में दे रखे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या बोलते हैं? NaCl या नमक। दोस्तों आप HCl अम्ल की अभिक्रिया जब NaOH के साथ करा देते हो तो हमें NaCl तथा जल प्राप्त हो जाता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, जिसे खनिज नमक कहा जाता है। यह खनिज नमक तब बने जैव यौगिक के व्यतीत होने के साथ साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख जाता है तथा इनका खनन भी किसके जैसे किया जाता है? कोयले के समान। आपको तो बस ये ध्यान रखना है, जो आप NaCl प्राप्त करते हो वो कैसा नमक होता है? आपका खनिज नमक। और इस NaCl को कहा जाता है साधारण नमक। इसकी pH होती है 7, यानी ये क्या हो जाता है? उदासीन। और गलनांक होता है 1081 केल्विन। तथा ये जल में क्या होता है? विलय होता है। जल में क्या होता है? विलय। तभी तो आप मिला लेते हो, शिकंजी बना लेते हो ना, रबड़ नमक डालते हो ना, वही। तो साधारण नमक के रूप में इसका प्रयोग होता है। खाद्य परीक्षण के रूप में इसका प्रयोग होता है। हिमीकरण मिश्रण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप जानते हो ना वो आइसक्रीम वाले बर्फ़ के अंदर नमक डाल के रखते हैं, वो इसी कारण डाल के रखते हैं। साथ ही साथ NaOH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जल, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण आदि जो पदार्थ हैं, इनका कच्चा माल क्या होता है? आपका NaCl होता है। मतलब इन सभी को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? NaCl का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते क्या हैं? कास्टिक सोडा। और इसका निर्माण किससे किया जाता है भाई? NaCl के विद्युत अपघटन से किया जाता है। जब NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है तो दोस्तों जो आपके कैथोड है उस पर NaOH प्राप्त होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। मतलब कैथोड पर तो दो चीज़ें प्राप्त हो गई आपकी, एक तो NaOH साथ ही H2, दोनों ही ये क्या हो गए? कैथोड पर। और क्लोरीन कहाँ पे चली जाएगी? एनोड पर। आप तो ये ध्यान रखना, एनोड पॉजिटिव होता है तो इस पर नेगेटिव वाला जाएगा, यानी क्लोरीन इसमें नेगेटिव होता है तो वो किस पे जाएगा? एनोड पे जाएगा। दोस्तों इसके कुछ गुण हैं। यह जल में शीघ्र विलय होता है। इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। यह प्रबल क्षार होता है और उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं? श्वेत होते हैं, प्रश्वेत होते हैं। इसका उपयोग साबुन, कागज तथा सिल्क उद्योगों में, बॉक्साइड के धातु क्रम में इम्पोर्टेंट उपयोग है ये। पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेलों के निर्माण में तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक में इसका प्रयोग
किया जाता है। तो क्या क्या प्रयोग बताए मैंने, साबुन अपमार्जक में, बॉक्साइड में, पेट्रोलियम में, वसा व तेलों में तथा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। आगे है आपका विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सूत्र है CaOCl2। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है आपका CaOCl2। मतलब यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और क्या जुड़ जाती है Cl। रिएक्शन आपको दिख रही होगी, बहुत आसान भाषा में लिखी हुई है, आराम से आप समझ सकते हो। CaOH का होल ट्वाइज क्लोरीन से अभिक्रिया करके CaOCl2 प्लस साथ में क्या होता है H2O, और इसे क्या कहा जाता है आपका विरंजक चूर्ण। यह पीला व तीक्ष्ण गंध वाला होता है। यह ठंडे जल में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कि विरंजक चूर्ण किस में विलय है, गर्म जल में, ठंडे जल में, उदासीन जल में। तो ठंडे जल में 3 स्टार लगे हुए हैं इसमें, ध्यान रखना। आप भी जानते हो 3 स्टार किससे लगते हैं। तो ठंडे जल में विलय होता है ये। वायु में खुला रहने पर Cl2 गैस देता है। क्या देता है Cl2 गैस। दोस्तों अगर आपको मैटर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी मेहनत को भी कुछ फल मिले। आगे है तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। जैसे आपका ये क्या हो गया विरंजक चूर्ण, ये दोनों क्या हो गए आपके अम्ल। ये अम्ल से भी क्रिया करके कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड बना लिया, साथ में जल बाहर निकल गया, और इसके साथ साथ ही क्या देता है दोस्तों ये क्लोरीन गैस देता है। और ये क्लोरीन गैस जल से क्रिया करके एक परमाणविक ऑक्सीजन देती है। क्या देती है परमाणविक ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है यही विरंजक का कार्य करती है, यानी ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। तो परमाणु ऑक्सीजन किसकी तरह कार्य करती है, ऑक्सीकारक की तरह, विरंजक कारक की तरह। आप इसे इस रिएक्शन से समझ सकते हो। जैसे क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हुई तो उसकी अभिक्रिया आपने किससे करवा दी, जल से, जिसमें 2HCl साथ में एक ऑक्सीजन का परमाणु बाहर निकल जाता है। अब रंगीन पदार्थ में अगर आप इस O की अभिक्रिया कराते हो तो वो रंगीन कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। दोस्तों इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल शुद्धिकरण में तथा रोगनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में व प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो आगे है आपका बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। इसे कहा जाता है दोस्तों खाने का सोडा। क्या कहा जाता है, खाने का सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3। इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर क्या प्राप्त होती है, CO2 गैस होती है। मतलब जब खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। इसका जो निर्माण है वो NaCl के साथ किया जाता है। जैसे आपका NaCl है उसमें H2O CO2 तथा NH3 मिलाओ तो आपका अमोनिया क्लोराइड प्लस खाने का सोडा प्राप्त हो जाता है दोस्तों। साथ ही साथ में आपका जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, उसके अंतर्गत आप अगर CO2 का प्रवाह कर दो H2O की उपस्थिति में तब भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, खाने का सोडा। लेकिन इस बार कितने मोल प्राप्त होंगे आपको, 2। कितने, 2। बैलेंस संतुलित करोगे ना। ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, श्वेत होते हैं, क्रिस्टल के आकार में पाए जाते हैं। ये जल में क्षारीय विलयन बनाते हैं। कैसा विलयन बनाते हैं, क्षारीय, और गर्म करने पर CO2 गैस देते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन यही बनता है, जब खाने को सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों, CO2 गैस उत्सर्जित होती है। जैसे ये रिएक्शन दे रखी है आपको, इसमें क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे मैंने क्या किया, गर्म, तो सोडियम कार्बोनेट जल तथा साथ में क्या प्राप्त हो गई आपकी, CO2। क्या प्राप्त हो गई, CO2। ठीक है, इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर में सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, एंटासिड में, मंद प्रतिरोधी में
साथ ही साथ आपके अग्निशामक यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये अग्निशामक यंत्र वाला कई बार एग्जामों में आया हुआ है, एंटासिड वाला भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है, सोडा वाटर वाला भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है। तो हर एक पॉइंट आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों अगर आपको मैटर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे है आपका धावन सोडा। कौन सा सोडा? धावन सोडा। दोस्तों इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O यानी Na2CO3 डॉट 10H2O। इसे बनाने की विधि को बोलते हैं साल्वे विधि। याद कैसे करोगे भाई? क्वेश्चन को आप क्या करते हो सोल्व, तो साल्वे विधि। बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। मतलब जब आप खाने के सोडे को गर्म करते हो तो आपका Na2CO3 प्राप्त होता है और इस Na2CO3 की अभिक्रिया आप 10 जल के अणुओं के साथ करा देते हो तो आपका धावन सोडा प्राप्त हो जाता है, जिसका सूत्र है Na2CO3 डॉट 10H2O। दोस्तों इसका जलीय विलयन भी क्या होता है? क्षारीय होता है। इसे गर्म करने पर क्रिस्टलन जल का ये त्याग कर देता है और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? सोडा ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। जैसे आपकी ये रिएक्शन है, इसके अंतर्गत आपका ये धावन सोडा है। इस धावन सोडे को जब आप गरम कर दिए तो ये 10 जल के अणुओं को क्या कर दिया? त्याग कर दिया और क्या बना लिया? आपका सोडा ऐश बना लिया, Na2CO3 बना लिया। इसका उपयोग धुलाई व सफाई में किया जाता है। कास्टिक सोडा व खाने के सोडा प्लस साबुन बनाने में व बोरेक्स बनाने में किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बोरेक्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडे का। इसका प्रयोग अपमार्जक के रूप में भी किया जाता है। कागज, पेंट व वस्त्र उद्योग में भी धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों धावन सोडा और बेकिंग सोडा हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अरे कौन सा पेरिस रे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ यानी CaSO4 डॉट ½ दोस्तों पेरिस में सर्वप्रथम जिप्सम को जब गर्म किया तो गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग दिया और क्या बना लिया? प्लास्टर। और पेरिस में बना तो इसे क्या बोल दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। जैसे आपका ये जिप्सम है, ध्यान रखना आपको सूत्र पूछा जा सकता है ये जिप्सम का सूत्र क्या होगा? तो कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O को जब आप गर्म करते हो 373 केल्विन ताप पर तो आपको POP प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? POP प्राप्त होता है। साथ में जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। तो जिप्सम को गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? POP। POP को और अधिक गर्म कर दिया जाए तो ये संपूर्ण क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है और एक मृत तापित प्लास्टर बना लेता है। क्या प्राप्त कर लेते हैं हम इससे? मृत तापित प्लास्टर। POP में जल मिलाने पर 15 से 20 मिनट में यह ठोस कठोर हो जाता है। आपको पता है ना, आप प्लास्टर करवाने जाते हो तो थोड़ी देर बाद में आपका ऐसे पत्थर के जैसा हो जाता है प्लास्टर। वही बात यहाँ पे की गई है। दोस्तों जिप्सम प्राप्त करने के लिए जो आपके जिप्सम की रिएक्शन थी उसे उल्टा करके आप लिख दीजिए। जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ यानी आपका POP की अभिक्रिया जल के 3 अणुओं के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है? जिप्सम प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? जिप्सम। इसके उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर के रूप में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्ति निर्माण में, साथ ही साथ अग्नि सहन करने वाले पदार्थों में। किसमें? अग्नि सहन करने वाले पदार्थों में। आगे है सिल्वर नाइट्रेट
और जब आप वोट देने जाते हो तो आपके अंगूठे के ऊपर एक स्याही लगा दी जाती है। उसी स्याही को क्या कहा जाता है? आपका सिल्वर नाइट्रेट यानी चुनावी स्याही में। फिर आपका AGI, भाई बरसात कौन हो रही, ऊपर जा रहा, बरसात करा दी किससे? AGI से, सिल्वर आयोडाइड से, यानी कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? AGI का। फिर है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। किसमें? फोटोग्राफी में। किसमें प्रयोग किया गया दोस्तों? फोटोग्राफी में। 2 नोट है, ये एकदम क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लहसुन तथा प्याज में कड़वाहट होती है वो सल्फर के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर के कारण। कड़वाहट किसके कारण हुई? सल्फर के कारण। तथा जो गंध आती है वो पोटेशियम के कारण आती है। किसके कारण आती है? पोटेशियम के कारण। तो यही इसमें लिखा हुआ है, शायद आपको ये दिख रहा नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो जो कड़वाहट होती है वो तो सल्फर के कारण, और जो गंध होती है वो पोटेशियम के कारण होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आगे हम इस वीडियो से रिलेटिव जो MCQ हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।